हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस में। एंड मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 3 अधिकार। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मैं दे दूँगी, ठीक है। और आप आई बटन पे क्लिक करके भी हमारे जो पहले की वीडियोज़ है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को उनको भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स, हम ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है डियर आपका इसमें प्रस्तावना। सेकंड है आपका अधिकारों का अर्थ, अधिकार किसे कहते हैं, अधिकारों का वर्गीकरण और राज्य की अवहेलना करना। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में पूरा कवर करेंगे। आपको स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो आपको देखना है, आपको बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीच में ही स्किप करते हैं, उनको ना चैप्टर समझ में आता है, फिर ना ही वो अपने एग्ज़ाम में कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे नोट्स आपके लिए लेके आती हूँ जो आपको ईजिली समझ में आए, क्योंकि आप जगह जगह और भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, आपको कहीं से भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं वो आपको ईजिली टॉपिक्स में आपको बताती हूँ। ये मैंने अलग अलग बुक्स से उठाए हैं जहाँ से आपको ईजिली लैंग्वेज में समझ आए और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में कर पाएँ और आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको आज का वीडियो कवर करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, हम जान लेते हैं प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। अगर हम पूरे चैप्टर में अधिकार की बात करेंगे तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी प्रस्तावना क्या है, ठीक है। तो प्रस्तावना है इसकी, अधिकारों का सटीक रूप से सामाजिक दावों के नाम से पुकारा जाता है। तो अधिकारों को सटीक रूप से एक सामाजिक दावों के नाम से पुकारा जाता है जो व्यक्ति को उनके सर्वप्रथम स्वार्थ आदि सिद्ध करने में मदद करते हैं। तो एक तरीके से अधिकारों को अगर हम सटीक रूप में जानें तो उनको सामाजिक दावों के नाम से पुकारा जाता है। और अधिकार एक तरीके से हम मनुष्य का, हम व्यक्तियों का क्या करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है। विकास करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है और उनको अपनी निजी पहचानों को विकसित में सहायता करते हैं। यानी कि अधिकार जो हैं, अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी नागरिक को उसके अपने अधिकार पता है तो वो अच्छी तरीके से वो अपना स्टार्टिंग से वो अपना एक डेवलप करेगा, ठीक है। उसको पता होगा कि क्या मेरे अधिकार हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी पहचान को आगे नाम मिलता है, उसकी पहचान आगे होती है, ठीक है। यदि लोकतंत्र को लोगों की सरकार बनाना है तो उसको उनके नेतृत्व अस्तित्व बनाए रखना पड़ता है। देखिए, अब क्या है, हमारे देश में सरकार तो बन गई, एक लोकतांत्रिक सरकार तो हो गई, लेकिन जो हमारे अधिकार हैं, जो हम व्यक्ति के अधिकार हैं, उनको भी एक तरीके से उनका अस्तित्व बनाए रखना वो भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे भी नागरिक होते हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता कि क्या मेरे अधिकार हैं, क्या मैं इन कानूनों का उपयोग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो हमें एक तरीके से क्या करना है, अपनी लोकतंत्र को तो बचाए रखना ही रखना है, लेकिन नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति भी उनको जागरूक करना है कि ये तुम्हारे अधिकार हैं, तुम्हें इनका उपयोग करना है अपने जीवन में, अपने विकास के लिए। लोकतांत्रिक सरकार यदि अपने प्रचार हेतु अधिकारों की एक व्यवस्था कायम करती है तो जैन समाज के सर्वप्रथम सेवा कर सकती है। राज्य भी अधिकार नहीं देते, केवल उन्हें मान्यता देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब भी चुनाव होते हैं तो बहुत से ऐसे दल होते हैं जो बोलते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन जैसी वो बहुमत उनको मिल जाता है वो सारे अधिकार अपने भूल जाते हैं, सारे वादे अपने भूल जाते हैं। तो एक तरीके से क्या है, राज्य भी बस केवल बात करता है कि ये हम मनुष्य को दिलाएंगे, हम ये नागरिक को इसका अधिकार दिलाएंगे, लेकिन जब उसको बहुमत मिलता है तो वो सारे अपने अधिकार भूल जाते हैं, जो भी उन्होंने वादे किए होते हैं वो सब वादे भूल जाते हैं। तो एक तरीके से बस ये कहने की बात है कि हाँ, हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए ये कार्य करेंगे। सरकारें कभी अधिकार की बात नहीं करती, वैसे संरक्षण लेती हैं, ठीक है। सही बात है, सरकारें बोलती तो ऐसे कि हाँ भाई, मैं तुम्हारे अधिकार का संरक्षण करूँगा, जो भी नागरिक के अधिकार है उनका संरक्षण करूँगा, लेकिन ये केवल बातों में होते हैं, लेकिन उनका संरक्षण नहीं होता, उनकी सुरक्षा नहीं होती है। अधिकार समाज से विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों से होते हैं, इसी कारण हमेशा सामाजिक होते हैं। अधिकारियों के अधिकार होते हैं, व्यक्तियों से ही संबंध रखते हैं। तो अधिकार जो हैं स्टूडेंट्स, वो एक व्यक्ति से ही संबंध रखते हैं, व्यक्तियों के विकास के लिए ही रखे गए हैं। अधिकारों के द्वारा ही मनुष्य अपना विकास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंत में एक लाइन बोली गई है कि अधिकारों के द्वारा ही मनुष्य अपना विकास करता है, यानी कि अगर आपको अपने अधिकार पता है तो आप अपने जीवन में, आप अपने जीवन का आसानी से विकास कर पाएंगे,
ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। मैं आगे लेके चलती हूँ आपको, वहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियर करा है पूरा, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो नेक्स्ट है आपका टॉपिक अधिकारों का अर्थ। अधिकार सामाजिक जीवन की वह अनिवार्य परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो अधिकार स्टूडेंट्स वो है, मतलब एक ऐसी परिस्थिति है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। देखिए, हमारे संविधान में, संविधान के तीसरे भाग में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन हुआ है। मौलिक अधिकार केवल हम जैसे नागरिकों के लिए, जो भी देश में नागरिक रहते हैं उनके लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को कैसे बढ़ाना है, राज्य का कैसे कार्य है, केंद्र सरकार की क्या कार्य है, क्या उनकी शक्तियाँ हैं, सब तो बताई गई हैं। लेकिन हम जैसे मनुष्य के लिए, आम जनता के लिए भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जिससे व्यक्ति भी अपने अस्तित्व का विकास कर पाएगा। ठीक है, तो अधिकार को आपको क्या समझना है? अधिकार वह है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होते हैं। प्रत्येक प्रकार का दावा अधिकार नहीं होता। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर वो किसी का मर्डर भी कर देते हैं, किसी का खून कर देते हैं, तो वो क्या है, वो उनका अधिकार नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है, जो अपने दिमाग से सोचते हैं कि अगर मैं किसी का मर्डर कर दूं, ठीक है, तो वो मेरा अधिकार है। तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो समाज ने बनाए हैं, जो कानून ने बनाए हैं, उससे क्या है, आपका विकास हो रहा है, तो वो आपके अधिकार हुए। अगर आपने किसी का खून कर दिया, ठीक है, तो आप क्या हो, वो आपका अधिकार नहीं होगा, वो तो फिर आपके ऊपर कानूनी फिर कार्यवाही चलती रहेगी। ठीक है, तो आप जो दावा कर रहे हो, जो अधिकार है ही नहीं, वो अधिकार हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, अगर आप किसी का मर्डर कर देते हो तो वो आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, बॉस्के जो है, बॉस्के के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। सही बात है, जो बॉस्के हैं, ठीक है, जो कि एक लेखक है, उन्होंने अपने अनुसार अधिकार की एक डेफिनेशन बताई है कि जो अधिकार हैं समाज उन्हें मान्यता देता है, समाज के अनुसार ही अधिकार बनाए गए हैं। ये देखा जाता है कि समाज में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, किस कानून की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उसी के अनुसार, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार ही राज्य उन कानूनों को लागू करता है जो मनुष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझ में आया होगा अधिकारों का अर्थ। आगे देखते हैं, अब बात करें अधिकार किसे कहते हैं। यहाँ पे आपने जाना कि अधिकार जो शब्द है उसका अर्थ हमने जान लिया, अधिकार किसे कहते हैं वो जानते हैं। समाज में रहते हुए मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप किसी समाज में रह रहे हो, आप किसी समाज में रह रहे हो, तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं जिससे आपका विकास होगा। ठीक है, मनुष्य का अपना विकास होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, अगर हम उसको एक कमरे में बंद कर दें, 2-3 साल तक हमने उस कमरे में उसको बंद कर रखा है, तो क्या वो अपना विकास कर पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि 3 साल से वो एक रूम में बंद है, एक कमरे में हमने उसको बंद कर रखा है, तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, वो नहीं जान पाएगा बाहर की चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए एक तरीके से कहा गया है कि अधिकार होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है एक तरीके के लिए, मनुष्य के विकास के लिए। मनुष्य को जो सुविधाएं समाज से मिली होती हैं उन्हें सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। जो सुविधाएं हमें समाज के थ्रू मिली है, जो सुविधाएं हमें सरकार के थ्रू मिली है, उन्हीं को हम अधिकार कहते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में अधिकारों से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से होता है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो अधिकार वह है जिनसे व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, मनुष्य अपना विकास करता है, अपने जीवन का विकास करता है, तो उसको अधिकार कहते हैं, क्योंकि मनुष्य को भी अधिकार मिल रहा है कि वह अपने जीवन का विकास कर पाए। ठीक है, जो भी उसको अपना व्यापार करना है वो अपना व्यापार कर, जिस भी तरीके से, ठीक है, जिस भी रास्ते से उसका विकास हो रहा है, तो वो वह रास्ता वो अपना सकता है, लेकिन रास्ता वो हो जो समाज ने अपनाया हो, जो संविधान में हो। ठीक है, जिससे आपका सच में विकास हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एग्जांपल बताया, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी का मर्डर कर दूं या मैं किसी का खून कर दूं तो वो आपका अधिकार है, तो वो आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अधिकारों का वर्गीकरण। पहला है प्राकृतिक अधिकार।
प्राकृतिक अधिकार का मतलब ये होता है जो हमें नेचुरली चीज़ें मिली हैं, ठीक है, जो हमें नेचुरली चीज़ें मिली हैं। लाइक प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं, ठीक है, जो आपको जन्म के अनुसार ही मिले हैं, वो आपके प्राकृतिक अधिकार है। अधिकारों का समर्थन सामाजिक समझौते के समर्थकों ने किया था। लॉक के अनुसार मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये 3 ऐसे अधिकार हैं जो उनको प्रकृति के द्वारा ही मिलते हैं, जन्म के साथ ही उनको मिल जाते हैं। पहला है आपका जीवन का अधिकार। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन का अधिकार है। यह अधिकार मौलिक और आधारभूत है, ठीक है। तो सभी व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसको अपना जीवन जैसे जीना है, वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार वो अपना जीवन जी सकता है, वह उसका अधिकार है। इस अधिकार का मौलिक अधिकारों में भी वर्णन किया गया है, क्योंकि जीवन के अधिकार के बिना अन्य अधिकार असंभव नहीं है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आपको सारे अधिकार मिले, लेकिन ये आपको अधिकार नहीं है कि आप अपना जीवन अपने अकॉर्डिंग अपनी मनमर्जी के साथ जी पाएँ। तो क्या आपका विकास हो पाएगा? क्या आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे? आपको सारे अधिकार मिले, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से उसका विकास कर पाएँ। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जीवन का अधिकार मिला और बाकी सब अधिकार मिले, तब सारी चीज़ें संभव हैं, तब आप अपना विकास कर पाएंगे, ठीक है। इसका मानना है कि व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने जीवन को उपयोग कर सके। राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की जीवन की रक्षा करे। जीवन का अधिकार कितना बहुमूल्य है और इसके से होते ही कोई व्यक्ति स्वयं अपना जीवन भी समाप्त नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, राज्य का ये कर्तव्य है कि वे व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे, और जीवन के अधिकार के बिना कोई भी ऐसा अधिकार असंभव है जिससे व्यक्ति अपना विकास कर पाए, ठीक है। अगर जीवन का अधिकार है तो सारे अधिकार भी आवश्यकतापूर्वक हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे देश में स्टूडेंट सभी व्यक्ति को जीवन का अधिकार दिया गया है। वह अपने अनुसार कैसे भी उसको अपने जीवन को व्यतीत करना है, अपने जीवन को बिताना है, वो अपना बिता सकता है, ठीक है। तो वो उसका अधिकार है। किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वह अपनी आत्महत्या कर ले, ठीक है। तो ये किसी व्यक्ति को भी अधिकार नहीं होता कि वह अपनी आत्महत्या कर ले। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आपके जो भी कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है कि इंसान नहीं सह पाता उस चीज़ को, ठीक है। तो हमें गलत डिसीज़न नहीं लेना है, हमें सही डिसीज़न लेना है। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं पता लग रही है कि मैं कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँ, तो आपको सही डिसीज़न लेना है। आपको ये देखना है कि पहले मैं ये जान लूँ कि मेरे अधिकार क्या है, जिससे मैं अपना विकास करूँ। आपको स्टार्टिंग से ही करना है, ठीक है। आपको छोटी छोटी चीज़ें ही पढ़नी है, आपको अच्छे से ध्यान करना है, तब जाके आप अपना विकास कर पाएंगे, आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे, ठीक है। मानव जीवन समाज की बहुमूल्य निधि है। आधा उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचना एक दंडनीय अपराध है। देखिए, मानव का जो जीवन है एक समाज की बहुमूल्य निधि है। अगर हम अपना आप को एक दंडनीय अपराध कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपना आप को ही कुछ दंड पहुंचा रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गलत है, ठीक है। वो भी अपराध ही एक तरीके का, अगर हम अपना आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं तो, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा जीवन का अधिकार बस आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएँ, वो होता है जीवन का अधिकार, बिना किसी बंदिशों के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संपत्ति का अधिकार। इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति वैध तरीक़ों से संपत्ति का उपार्जन करता है और अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। लॉक का विचार था कि परिश्रम से कमाए हुए धन पर प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह कमाए हुए धन का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कर सके। देखिए, संपत्ति का अधिकार का मतलब ये होता है कि सभी व्यक्ति को ये अधिकार है, जो उसने अपने परिश्रम से कमाया हुआ, जो भी इसका धन है, जो भी इसकी संपत्ति है, मनुष्य का ये अधिकार है कि वह अपने अनुसार, वह अपनी इच्छा के अनुसार जो भी अपनी संपत्ति का उपयोग करना चाहता है वह कर सकता है, ठीक है। उसमें सरकार या राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी संपत्ति, जो भी वो अपनी संपत्ति के साथ करना चाहता है, जो भी वो अपने धन के साथ करना चाहता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो वो होता है संपत्ति का अधिकार।
राज्य किसी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करे तो उस संपत्ति को मालिकों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। आजकल संपत्ति का अधिकार एक विवादास्पद अधिकार है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, राज्य किसी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति को राष्ट्रीयकरण करे तो उस संपत्ति को मालिकों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए अगर किसी की संपत्ति है, सपोज अगर किसी की संपत्ति है, अगर उस संपत्ति पे अगर कोई भी हमारा सरकार का काम करना आवश्यक है, सपोज़ ये किसी की संपत्ति आ गई, अगर हमें यहाँ पे जैसे रोड बनाना है, जो भी चीज़ें हमें बनानी है, तो अगर सरकार इस ज़मीन को ख़रीदना चाहती है, इस संपत्ति को ख़रीदना चाहती है, तो जो भी इसका मुहावरा होगा, जो भी ज़मीन का मालिक होगा उसको भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि संपत्ति क्या है, उसकी है, ज़मीन क्या है, उसकी है। तो अगर राज्य उस ज़मीन को ख़रीदना चाहती है, उस संपत्ति को ख़रीदना चाहती है, तो जो भी उस संपत्ति का मालिक है उसको भी मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता है आपका संपत्ति का अधिकार। आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका स्वतंत्रता का अधिकार। लॉक के अनुसार इसका तात्पर्य उच्च शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी बाधा बंधन के अपने जीवन के विकास का ढंग सके। स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा के अनुसार इससे व्यक्ति के विकास का अवसर माना जाता है। नागरिकों को अपने भौतिक और नैतिक उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। वह तभी मिल सकता है जब समाज में दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप ना होने दे। देखिए स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आपको एक फ्रीडम दी गई है, आपको जो भी अपने जीवन के विकास के लिए जो भी आपको कार्य करने, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉक ने वही चीज़ें बताई हैं कि अगर आपको अपने जीवन का विकास करना है तो एक स्वतंत्र ही एक ऐसी एक ऐसी शक्ति है या फिर एक ऐसा अधिकार है जिससे आप अपने जीवन का विकास कर पाएंगे अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब होता है आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी बंदिशें आपको नहीं लगा रखें कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। जिस भी चीज़ से, जिस भी काम से आपका विकास हो रहा है, वो काम आपको पूरी स्वतंत्रता है, पूरा आपको अधिकार है, वह आप कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता एक तरीके से ये भी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में हस्तक्षेप कर रहा है तो आप उसको मना भी कर सकते हो कि भाई ये मेरा काम है, आप मुझे इसमें एक तरीके से हस्तक्षेप करना एक तरीके से टांग अड़ाना हम ये कह सकते हैं कि कोई बीच में आपके काम को रोक रहा है, आप ये चीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हस्तक्षेप अगर कोई कर रहा है समाज का व्यक्ति तो आप उसको रोक भी सकते हैं, भाई ये मेरा काम है, ठीक है, आप इसमें मेरे को हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, इससे मेरे काम को नुकसान हो रहा है, तो आप ये भी चीज़ बोलते हो। तो ये आपकी एक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। ठीक है, स्वतंत्रता एक तरीके से ये भी हो सकती है कि आप कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी फिर सकते हो, जहाँ भी आपको जाना है देश के अंदर ही जहाँ भी आपको जाना है वहाँ आप जा सकते हो। अगर आप देश के बाहर जाते हो तो देश के बाहर जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए होता है, लेकिन भारत में अगर आपको कहीं भी घूमना है तो आप कहीं भी आ जा सकते हो, किसी भी स्टेट के किसी भी राज्य के कोने में आप अपना घर बसा सकते हो। आगे देखते हैं नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति की नैतिक भावनाओं पर आधारित होते हैं। इन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती, इसलिए इन्हें तोड़ने वाले को कोई दंड नहीं दिया जाता। देखिए मैं आपको बताती हूँ, नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखना चाहता, उनकी सेवा नहीं करना चाहता, तो कानून उसको, उस व्यक्ति को या फिर उसके जो जैसे उसके माता पिता हैं, अगर कोई ये कह रहा है, उसका जो भी बेटा है या फिर जो भी बेटी है, अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता, तो कानून उसको अपराध नहीं दे सकता। ठीक है, कानून उसको दंड नहीं दे सकता, वो उसका नैतिक अधिकार है, वो उसकी मर्ज़ी, उसको अपने माता पिता की सेवा करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, तो वो उनका खुद का अधिकार है, वो उनका नैतिक अधिकार में आ जाता है। ठीक है, इसमें जो सरकार है, इसमें जो कानून है, वो कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती या कोई भी उसको दंड नहीं दे सकती। उदाहरण स्वरूप मैंने आपको बताया, जैसे माता पिता की नैतिक अधिकार, वे अपने बच्चों से अपनी सेवा करवा पाए, परंतु बच्चे यदि अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो उन्हें कानून जो है वो उनको दंड नहीं दे सकता, उनको नैतिक अधिकार हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करने से मना कर रहा है तो हम उसको दंड नहीं दे सकते, कानून उसको दंड नहीं दे सकता, वो एक तरीके से हमारा क्या कहलाता है, नैतिक अधिकार। तो नेक्स्ट है आपका कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार आपको समझ में आया स्टूडेंट। नेक्स्ट है कानूनी अधिकार।
कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। राज्य की कानून इन अधिकारों को लागू करते हैं और उस व्यक्ति को दंड मिलता है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। देखिए, कानूनी अधिकार वह अधिकार हैं जिन्हें राज्य लागू करता है, जिन्हें सरकार लागू करती है। अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो कानूनी तौर पे उसको दंड भी दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ अधिकार मैंने आपको बताए गए हैं, ठीक है। 4 भागों में अधिकारों को मैंने बांटा है, तो वो मैं आपको एक एक करके अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती हूँ। पहला है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को दिए गए हैं उसके जीवन के विकास के लिए। संविधान के 3रे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पे हम जान लेते हैं। जिन कानूनी अधिकारों का उल्लेख संविधान में होता है उन्हें मौलिक अधिकारों का नाम दिया जाता है, ठीक है। यह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। तो मैंने आपको यही चीज़ बताई, ये वह अधिकार है जिससे मनुष्य का विकास होता है। भारत, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड तथा कई अन्य लोकतांत्रिक देशों को नागरिक मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो जिन जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है उन देशों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये जो कुछ मैंने आपको यहाँ पे देश बता रखे हैं, जापान, अमेरिका, भारत, फ्रांस, रूस, स्विट्ज़रलैंड तथा अन्य लोकतांत्रिक, जिन जिन ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार वह अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन को लक्ष्य बनाने के लिए आवश्यक है। इनके बिना मनुष्य अपने दायित्व का विकास तथा सामाजिक प्रगति नहीं कर सकता। यह अधिकार राज्य के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, समुदाय बनाने का अधिकार तथा शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सम्मिलित होता है। देखिए, सामाजिक अधिकार का अर्थ ये होता है कि आप कैसे समाज में रह रहे हो, चाहे आप किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, ठीक है। ये हमारा अधिकार है कि हम शिक्षा की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। समुदाय बना सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। समानता का अधिकार हम रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी भी समाज में, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा केवल एक भारत ऐसा देश है जहाँ पे विविधताओं से भरे हुए लोग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं, जहाँ पे विवाद होना तो होता ही होता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अमीर गरीब में करते हैं, तो छुआछूत लाइक जैसी चीज़ें करते हैं, तो वो लोग अभी तक चले आ रहे हैं कि अमीर गरीब, रंग लिंग, जाति, ये सब चीज़ें होती ही होती हैं। तो सामाजिक अधिकार में ये कहा गया है कि व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्ति कर सकता है अगर वो किसी भी समाज में रह रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना। समुदाय यानी कि ग्रुप बना सकता है एक तरीके से, ठीक है। अपने जीवन का अधिकार उसको प्राप्त है, तो वो होता है हमारा सामाजिक अधिकार। समाज से रिलेटेड जो भी कार्य है वो बिना किसी भेदभाव के कर सकता है, तो वो है सामाजिक अधिकार। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में होते हैं जिनके द्वारा नागरिक शासन में भाग ले सकता है। ये अधिकार राज्य के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं। नागरिकों को भी ये अधिकार एक निश्चित अवस्था पर पहुंच जाने पर मिलते हैं। देखिए, राजनीतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन एक इसमें तो एक अवस्था होती है, मतलब एक तरीके से इसमें सिचुएशन दी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है तो उसको अधिकार है कि वह अपने चुनाव में भाग ले सकता है या फिर वोट दे सकता है। तो ये उसका राजनीतिक अधिकार है। भारत में राजनीतिक अधिकार 18 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के नागरिकों को प्राप्त है। इन अधिकारों में वोट देने, चुनाव लड़ने, सरकारी पद प्राप्त करने, प्रार्थना पत्र देने, कानून के सामने समानता के अधिकार शामिल हैं, ठीक है। जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से जिसकी ऊपर की आयु है, उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह चुनाव में भाग ले सकता है, वोट दे सकता है, सरकारी पद के जैसे अगर उसको किसी व्यक्ति को सरकारी पद प्राप्त करना है तो उसके लिए वो उसमें भाग ले सकता है, प्रार्थना पत्र कर सकता है। कानून के सामने समानता के अधिकार भी इसमें शामिल होते हैं। आर्थिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों के संविधान में आर्थिक अधिकार दिए होते हैं। आर्थिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जैसे कोई व्यक्ति अगर गरीब है, ठीक है,
तो अगर जब वो व्यक्ति गरीब ही है तो वो क्या अपना विकास कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास एक तरीके से कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। उसके पास कुछ है ही नहीं कि मैं कैसे अपने विकास का मतलब शुरुआत करूँ, मैं कैसे उसने अपने अधिकार तो जान लिए, लेकिन जब उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति ही सही नहीं होगी, उसकी फाइनेंशियली स्थिति सही नहीं होगी, तो क्या वो अपना विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार मनुष्य के अपने जीवन के विकास के लिए आवश्यक हैं। व्यक्ति अन्य सभी प्राणियों व्यक्तिगत अधिकार मनुष्य के अपने जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उससे मनुष्य के जीवन का विकास होता है। व्यक्ति अन्य सभी प्राणियों में भी श्रेष्ठ कहलाता है क्योंकि उसमें तर्क करने की शक्ति विद्यमान होती है। इन अधिकारों में आत्मरक्षा का अधिकार, न्याय प्राप्ति का अधिकार, सम्मान की रक्षा का अधिकार, संगठन का अधिकार इत्यादि होते हैं। देखिए, व्यक्तिगत अधिकार वह अधिकार होता है जिससे मनुष्य अपने जीवन का विकास करता है। सभी व्यक्ति को, हमारे भारत में जो भी व्यक्ति रहते हैं, जो भी नागरिक हमारे रहते हैं, उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत अधिकार है कि वे अपने जीवन के विकास के लिए जो भी उनके अधिकार है उनका वो उपयोग कर सकता है, ठीक है। जो भी उनके अधिकार है वो उनका प्रयोग कर सकते हैं। अपने जीवन की आत्मरक्षा का उनको अधिकार होता है, ठीक है। न्याय की प्राप्ति का अधिकार होता है उनको, अपने सम्मान का उनको अधिकार होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि व्यक्ति को क्या क्या उसके अधिकार है। वो अपने आत्मरक्षा का, अगर उसको अपनी आत्मरक्षा का अधिकार करना है, ठीक है, उसको अपनी उसकी रक्षा करनी है तो वह कर सकता है, ठीक है। अपने सम्मान की रक्षा करनी है तो वे कर सकते हैं। संगठन का अधिकार होता है। वो काफ़ी सारे ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्तिगत अधिकार के लिए व्यक्तिगत अधिकार में शामिल होते हैं। यह आ गया नेक्स्ट आपका धार्मिक अधिकार। मनुष्य के शारीरिक विकास को तब तक पूर्ण नहीं कह सकते जब तक उसकी आत्मा की शुद्धि नहीं होती। अंतर्राज्य को चाहिए कि वह धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत मामला समझकर उसमें हस्तक्षेप ना करे। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, हमारा जो भारत देश है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है जिसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग लिंग के लोग रहते हैं। अगर सरकार ही इसमें भेदभाव करेगी, ठीक है, सरकार इसमें भेदभाव करेगी तो क्या किसी देश का विकास हो पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी धार्मिक अधिकार है वो मनुष्य की खुद का एक मामला है, वो उसका घरेलू मामला है, वो अपना खुद सुलझाएगा, वो उसके समाज का मामला है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है। तो व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि इच्छा अनुसार, वह अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक विश्वास रख सके, उसे पूजा अर्चना तथा धार्मिक पर्व आदि मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि सभी व्यक्तियों को ये अधिकार है वे अपने धर्म के अनुसार जो भी उसको अपना फेस्टिवल, जो भी उसकी पूजा होती है, जो भी उसकी अर्चना होती है, वह अपने धर्म के अनुसार वो अपना सकता है, कर सकता है। वो उसकी पूरी उसको स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा धार्मिक अधिकार। सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार के सामने सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो। लास्ट टॉपिक है आपका राज्य की अवहेलना करना। राज्य नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। राज्य द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों, सुविधाओं, स्वतंत्रता और सुरक्षा व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही किसी नागरिक के व्यक्तित्व का विकास होता है। देखिए, आप किसी समाज पे रह रहे हैं, आप किसी राज्य में रह रहे हैं, तो उसके अंतर्गत रह के ही नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, ठीक है। अगर आप किसी राज्य से अलग, अगर आप समाज से ही अलग रहना चाहते हैं, पर अकेले रहना चाहते हैं, तो आपका विकास होना असंभव है, ठीक है। अगर आप किसी राज्य में रह रहे हैं, आप किसी समाज में रह रहे हैं, तो आप अपना विकास कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, राज्य नागरिक की जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करता है। तो राज्य क्या है? नागरिक की जो भी उसकी जीवन की स्वतंत्रता होती है, जो भी उसके अधिकार होते हैं, जो भी उसकी संपत्ति की रक्षा होती है, वो कौन करता है? राज्य करती है, ठीक है। राज्य नागरिकों को अपने विकास के लिए अनेक प्रकार के अधिकार स्वतंत्रता प्रदान करती है। देखो, राज्य को भी अधिकार है, राज्य को भी कुछ ऐसी शक्तियाँ मिल रखी हैं जो वे अपने राज्य के लिए करती है, ठीक है। अपने राज्य के जो भी नागरिक है उनके लिए करती है, जिससे नागरिक का विकास हो, ठीक है। जैसे राज्य का ये अधिकार है कि वे अपने राज्य में स्कूल बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, ठीक है। तो इससे क्या है, नागरिक जो है वो अपना विकास कर रहे हैं। अगर स्कूल होंगे तो सब पढ़ेंगे, सब शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो उससे क्या है, राज्य का भी विकास होगा और सरकार का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। तो कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो राज्य को प्राप्त हैं।
प्रश्न उत्पन्न है कि क्या नागरिक को राज्य की अवहेलना करने या राज्य के विरुद्ध अधिकार और यदि प्राप्त होते हैं तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये बोला है, क्या नागरिक को ये अधिकार है कि अगर राज्य ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है, ठीक है, ठीक ढंग से कार्य नहीं करे तो नागरिक उसमें क्या अपनी भूमिका निभा सकता है। तो ये किन परिस्थितियों में होता है, यहाँ पे ये प्रश्न बताया गया है। यहाँ पे एक प्रश्न उठाया गया है कि अगर राज्य ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो नागरिक उसमें क्या करेगा। यह एक विवादास्पद जाति लेकिन रोचक प्रश्न है। ठीक है, एक ऐसा प्रश्न है जो सभी व्यक्ति के दिमाग में आता है कि अगर राज्य कार्य नहीं कर रहा है तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे। हीगल जो कि एक लेखक है, उनके अनुसार राज्य धरती पर ईश्वर का रूप है। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति का स्वयं को राज्य के समक्ष बलिदान कर देना चाहिए। हीगल के अनुसार हीगल ये बोलते हैं कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य जो है, हम जिस राज्य में रहते हैं वो एक तरीके से ईश्वर का रूप है। यानी कि उन्होंने ये बताया कि जो राज्य है वो एक तरीके से भगवान है, ईश्वर है, और जो व्यक्ति है जो उस राज्य में रह रहा है उसको राज्य के समक्ष बलिदान दे देना चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से वह ये कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर है उसमें जो नागरिक है, जो राज्य में जो नागरिक रह रहा है वो उस राज्य के लिए अपना बलिदान दे दे। ठीक है, जबकि व्यक्ति साधन है। और हिटलर और मुसोलिनी ने इस सिद्धांत का तानाशाही स्थापित की थी कि लेकिन प्रसिद्ध उदारवादी विद्वान जॉन लॉक का मानना है कि व्यक्ति को वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त होता है। लॉक के अनुसार सरकार एक नियत है जिसकी स्थापना जनता द्वारा जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है। देखिए हीगल ने एक अपना उदाहरण दिया। हीगल के अनुसार उन्होंने बताया कि राज्य एक ईश्वर है, ठीक है, और जो भी राज्य में जो भी हमारी नागरिक हैं, जो भी जनता उसमें रहती है, जो भी समाज में रहते हैं, उसको राज्य के प्रति अपना बलिदान दे देना चाहिए। लेकिन वहीं पे प्रसिद्ध उदारवादी विद्वान जॉन लॉक का मानना है कि व्यक्ति को वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो लॉक है उन्होंने ये बताया कि सभी व्यक्तियों को ये अधिकार है कि वे अपने विकास के लिए जो भी उनको अधिकार दिए गए हैं वह उनका उपयोग कर सकता है। लॉक के अनुसार सरकार का एक नियत है जिसकी स्थापना जनता द्वारा जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है। तो लॉक के अनुसार ये है कि जो राज्य है, जो सरकार है, उनकी उत्पत्ति इसलिए की गई है ताकि वह मनुष्य के जो भी अधिकार हैं उनकी रक्षा कर पाए, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर पाए, उनकी संपत्ति की रक्षा कर पाए। ये किसका कहना है? लॉक का कहना है। ठीक है, यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो जनता को उसके विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार है। यदि ऐसी कोई सरकार जो जनता के भले के लिए कार्य ना कर रही हो या फिर जनता के अधिकारों की रक्षा ना कर रही हो तो यहाँ पे जनता को पूरा अधिकार है कि वह उनके विरुद्ध क्रांति कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है हमारा वो यहीं पे फिनिश्ड होता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं, कोई भी टॉपिक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। एंड अगर आपको स्टूडेंट्स किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो वीडियो को जो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करें। एंड अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स अगर आपको चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, जो भी आपको गिवन नंबर दे रखा है, आप उस गिवन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो। ठीक है, कोई भी रिलेटेड डाउट्स होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।